हरे कृष्णा मेरे छोटे भाई बहनों, आपका अपने YouTube चैनल इन्फॉर्मेशन SST में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में कक्षा 10th की बुक भारत और समकालीन विश्व जो इतिहास की बुक है उसके चैप्टर 3 जिसका नाम है भूमंडलीकृत विश्व का बनना के सभी MCQ और अति लघुत्तरात्मक क्वेश्चंस को करेंगे जो बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। हमारी वीडियो में लास्ट तक बने रहें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे हमारी हर वीडियो आप तक पहुँच सके। तो चलिए चलते हैं, हम अपनी वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि आज हम इस वीडियो में MCQ और अति लघुत्तरात्मक क्वेश्चंस को करेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस हैं, ये बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो हमारा प्रश्न एक है, 18वीं शताब्दी में विश्व का सबसे बड़ा केंद्र था। तो हमें बताना है कि 18वीं शताब्दी में विश्व का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा था। हमारे ऑप्शन है यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया। तो 18वीं शताब्दी में विश्व का सबसे बड़ा केंद्र था यूरोप। ठीक है। हमारा प्रश्न 2 है, सन 1885 में यूरोपीय देशों ने मानचित्र पर लकीरें खींचकर किस महाद्वीप को आपस में बांट लिया। तो हमारे ऑप्शन है एशिया, ऑप्शन बी उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन सी दक्षिणी अमेरिका, ऑप्शन डी अफ्रीका। तो सन 1885 में यूरोपीय देशों ने मानचित्र पर लकीरें खींचकर अफ्रीका महाद्वीप को आपस में बांट लिया था। अगर आप अफ्रीका महाद्वीप के मानचित्र को देखेंगे तो उसमें जो देश हैं उनकी जो रेखाएं, उनकी जो सीमाएं हैं वो ऐसी लग रही हैं जैसे किसी ने उन पर जो फुटा होता ना उसको खींचकर बना दिया है, एकदम सीधी। तो ठीक है, समझ में आ गया। हमारा प्रश्न 3 है, भारत से विदेशों को जाने वाली अनुबंधित श्रमिक कहलाते थे। ऑप्शन ए गिरमिटिया, ऑप्शन बी पूर्णकालीन, ऑप्शन सी सफेदिया, ऑप्शन डी दास। तो भारत से विदेशों को जाने वाले अनुबंधित श्रमिक क्या कहलाते थे, इसका तो आंसर आपको पता होगा, आपने सेकंड चैप्टर में भी पढ़ा है इसको। तो इसका सही आंसर है, ऐसे मजदूरों को गिरमिटिया मजदूर कहा जाता था जिन्हें अन्य देशों में मजदूरी करने के लिए एक एग्रीमेंट के तहत ले जाया जाता था। हमारा प्रश्न 4 है, 1890 में अफ्रीका में कौन सी बीमारी तेजी से फैल गई। तो 1890 में अफ्रीका में कौन सी बीमारी तेजी से फैल गई थी। ऑप्शन ए प्लेग, ऑप्शन बी चेचक, ऑप्शन सी रिंडपेस्ट, ऑप्शन डी हैजा। तो अफ्रीका में 1890 में रिंडपेस्ट नामक बीमारी तेजी से फैल गई थी। ठीक है। हमारा प्रश्न 5 है, रिंडपेस्ट बीमारी किससे फैली थी। तो जो अफ्रीका में 1890 में जो रिंडपेस्ट नामक बीमारी फैली थी वह किससे फैली थी, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन ए है पक्षियों से, ऑप्शन बी है मानव से, ऑप्शन सी है पशुओं से या ऑप्शन डी है चूहों से। तो रिंडपेस्ट बीमारी थी वो पशुओं से फैली थी, ये पशुओं में आपस में ही फैल गई थी जिससे अफ्रीका के सभी पशु मारे गए थे। हमारा प्रश्न 6 है, महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ। हमारे ऑप्शन है 1919 से, ऑप्शन बी है 1936 से, ऑप्शन सी है 1935 से, ऑप्शन डी है 1929 से। तो महामंदी का प्रभाव ऑप्शन डी 1929 से प्रारंभ हो चुका था। ठीक है। हमारा प्रश्न 7 है, चेचक जैसे कीटाणु किस देश के सैनिकों के सबसे बड़े हथियार थे। जो चेचक जैसे कीटाणु थे वे किस देश के सैनिकों के सबसे बड़े हथियार थे। तो हमारे ऑप्शन है अमेरिका के, ऑप्शन बी चीन के, ऑप्शन सी स्पेन के, ऑप्शन डी इटली के। तो जो चेचक के कीटाणु थे वो स्पेन के जो सैनिक थे उनके लिए सबसे बड़े हथियार थे, क्योंकि स्पेन के सैनिकों में चेचक के कीटाणु की रोग प्रतिरोधकता जो क्षमता है ना वो बन
चुकी थी। जो स्पेन के सैनिक थे उन्हें चेचक से कुछ भी नहीं होता था। ये स्पेन के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद साबित हुआ और स्पेन ने अमेरिका पर हमला कर दिया और अमेरिका को अपना औपनिवेशिक बना लिया था। ठीक है। हमारा प्रश्न 8 है, प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था। तो हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1911 में, ऑप्शन बी है 1914 में, ऑप्शन सी है 1939 में, ऑप्शन डी है 1916 में। तो प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था हमें ये बताना है। तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 में प्रारंभ हुआ था। ये 1900, ठीक है, ध्यान रखना आप, 1914 से और 1918 तक चला था। 4 वर्ष के लगभग ये प्रथम विश्व युद्ध चला था। ठीक है। आपसे हम एक क्वेश्चन करते हैं, आप उस क्वेश्चन का आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में बताना। दूसरा जो विश्व युद्ध था वह कब से लेकर कब तक चला, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में नीचे अवश्य देना। ठीक है। हमारा प्रश्न 9 है, विश्व बैंक व अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने औपचारिक रूप से कार्य करना प्रारंभ किया। जो विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसे हम IMF बोलते हैं, उन्होंने औपचारिक रूप से कार्य करना कब प्रारंभ किया। तो हमारे ऑप्शन है 1947 से, ऑप्शन बी है 1940 से, ऑप्शन सी है 1937 से, ऑप्शन डी है 1925 से। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 1947 से विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने औपचारिक रूप से कार्य करना प्रारंभ कर दिया था। ठीक है। आप सोच रहे हो कि यार ये तो सरल सरल क्वेश्चन है, ये आप ऐसे क्वेश्चन को हल्के में मत लेना, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपके एक एक नंबर को बर्बाद कर सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन पर आप विशेष ध्यान दें, ये क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है। आप एक एक नंबर के क्वेश्चंस को अवश्य याद कर लेना, क्योंकि सबसे ज़्यादा परीक्षाओं में एक एक नंबर के ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ये आपके परसेंट को बूस्ट करेंगे। ठीक है। हमारा प्रश्न 10 है, अमेरिकी अर्थव्यवस्था में बेहद स्तर पर उत्पादन का चलन किस दशक में शुरू हुआ। हमारे ऑप्शन है 1930 के दशक में, ऑप्शन बी है 1920 के दशक में, ऑप्शन सी है 1940 के दशक में, ऑप्शन डी है 1950 के दशक में। तो अमेरिकी अर्थव्यवस्था में बेहद स्तर पर उत्पादन का चलन, ऑप्शन बी 1920 के दशक में प्रारंभ हो गया था। ठीक है। हमारा प्रश्न 11 है, G77, ठीक है, किस प्रकार के देशों का समूह है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए विकासशील देशों का, ऑप्शन बी विकसित देशों का, ऑप्शन सी अविकसित देशों का, या ऑप्शन डी ये सभी देशों का। तो G77 जो समूह था वह विकासशील देशों का एक संगठन था। ठीक है। हमारा प्रश्न 12 है, वे मार्ग जो न केवल एशिया के विशाल क्षेत्रों को एक दूसरे से जोड़ने का कार्य करते हैं, बल्कि एशिया को यूरोप और उत्तरी अफ्रीका से भी जोड़ते हैं, कहलाते हैं। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए रेशम मार्ग, ऑप्शन बी राजमार्ग, ऑप्शन सी स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ऐसे मार्ग ऑप्शन ए रेशम मार्ग कहलाते हैं। ठीक है। हमारा प्रश्न 13 है, जमीन को उपजाऊ बनाकर गेहूं और कपास की खेती हेतु कैनाल कॉलोनी नहर बस्तियां निम्न में से कहाँ बसाई गईं। तो इसका आंसर बताना है। ऑप्शन ए है हरियाणा में, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन सी है गुजरात में, ऑप्शन डी है पंजाब में। तो कैनाल कॉलोनी नहर बस्तियां कहाँ, किस राज्य में बसाई गई थी अंग्रेजों द्वारा। तो ये पंजाब राज्य में बसाई गई थी। कैनाल कॉलोनी अन्य स्थानों से लाकर नहर के सहारे मजदूरों को बसाया गया था। ठीक है, पंजाब में।
हमारा प्रश्न 14 है, प्रसिद्ध ब्रिटेन वुड्स नामक स्थान किस देश में है? तो जो प्रसिद्ध ब्रिटेन वुड्स नामक संस्थान हमें बताना है स्थान किस देश में है। ऑप्शन ए है अमेरिका में, ऑप्शन बी है इंग्लैंड में, ऑप्शन सी है दक्षिण अफ्रीका में, ऑप्शन डी है चीन में। तो ब्रिटेन वुड्स नामक स्थान अमेरिका में है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अमेरिका। तो हमारे सभी एमसीक्यू क्वेश्चंस समाप्त हो चुके हैं। अब हम अति लघुत्तरात्मक क्वेश्चंस को करेंगे जो कि आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए चलते हैं हम अपने क्वेश्चंस अति लघुत्तरात्मक क्वेश्चंस की ओर। तो हमारा प्रश्न 1 है, एल डोराडो शहर को यूरोप के लोग किस शहर के नाम से संबोधित करते थे? तो जो एल डोराडो शहर है, यूरोप के लोग उस शहर को किस नाम से संबोधित करते थे, हमें ये बताना है। तो इसका आंसर है, एल डोराडो शहर को यूरोप के लोग सोने का शहर के नाम से संबोधित करते थे। एल डोराडो शहर है ना, वो एक काल्पनिक शहर था। यूरोप के लोगों ने इस शहर को काल्पनिक रूप से सोने का शहर माना। इसमें सोने की खदानें पाई गईं और अन्य कई नामों से इस शहर को समृद्ध बताया गया था, परंतु एक एल डोराडो शहर एक काल्पनिक शहर था, ठीक है। हमारा प्रश्न 2 है, क्रिस्टोफर कोलंबस गलती से किस अज्ञात महाद्वीप में पहुंच गया? तो क्रिस्टोफर कोलंबस गलती से अमेरिका महाद्वीप में पहुंच गया था। ये ऐसे क्वेश्चन एक एक नंबर के आते हैं, ठीक है। हमारा प्रश्न 3 है, चटनी म्यूजिक कहाँ का लोकप्रिय था? तो मैं बताना है कि चटनी जो म्यूजिक था वो कहाँ का लोकप्रिय था। तो इसका आंसर है, जो चटनी म्यूजिक था वह त्रिनिदाद एवं गोहाना में लोकप्रिय था, ठीक है। हमारा प्रश्न 4 है, भारत में अनुबंधित श्रमिक संबंधी प्रावधान को कब समाप्त किया गया? तो इसका आंसर है, सन 1921 में समाप्त किया गया था। जो भारत में अनुबंधित श्रमिक संबंधी थे ना, जिन्हें भारत से अन्य देशों में मजदूरों को किसी एग्रीमेंट के तहत ले जाया जाता था और उन पर मजदूरी कराई जाती थी, वह प्रावधान सन 1921 में समाप्त कर दिया गया था। हमारे जो क्रांतिकारी थे उन्होंने इसका पुरजोर तरीके से विरोध किया था, तब ब्रिटिशों ने सन 1921 में इस कानून को समाप्त कर दिया गया। हमारा प्रश्न 5 है, प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों में कौन कौन से देश सम्मिलित थे? तो जो प्रथम विश्व युद्ध 1914 से और 1918 के बीच में हुआ था, उसमें मित्र राष्ट्र दो गुट थे, एक मित्र राष्ट्र और एक ध्रुवीय राष्ट्र, ठीक है। तो मित्र राष्ट्रों में कौन कौन से देश सम्मिलित थे वो बताने हैं। तो प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों में ब्रिटेन, फ्रांस, रूस आदि देश सम्मिलित थे। तो मित्र राष्ट्रों के नाम आपको अगर याद करने हैं तो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, आप याद रखिए, आर, बी और एफ, ठीक है। आप इसे याद कर लीजिए, आर, बी, एफ को। देखिए, आर से तो हो जाएगा रूस, बी से हो जाएगा ब्रिटेन और एफ से हो जाएगा फ्रांस। आप बस याद रखिए कि मित्र राष्ट्रों में आरबीएफ देश थे, आर थे रूस, बी थे ब्रिटेन और एफ थे फ्रांस। तो आप इस तरीके को याद कर लेना, आरबीएफ, ठीक है। हमारा प्रश्न 6 है, आर्थिक महामंदी के समय महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन प्रारंभ किया था? जब पूरे विश्व में आर्थिक महामंदी का दौर चल रहा था, तब महात्मा गांधी ने कौन से आंदोलन का प्रारंभ किया था? तो उस समय महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया था, ठीक है, भारत में। हमारा प्रश्न 7 है, ऐसी दो संस्थाओं के नाम बताइए जो ब्रिटेन वुड्स समझौते के तहत स्थापित किए गए थे। अमेरिका
कि एक शहर जो ब्रिटेन वुड्स स्थान था ना, उसमें कई देश के प्रतिनिधि उपस्थित हुए और उन्होंने विचार विमर्श करके दो संस्थाएं बनाई ब्रिटेन वुड्स में, ठीक है। एक एक का नाम था अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और एक का नाम था विश्व बैंक। इन संस्थाओं का कार्य था जो देश गरीब हैं, पिछड़े हैं या फिर भुखमरी है उन देशों में, वो देश इन दो संस्थाओं से लोन ले सकें, ठीक है, मदद कर से आर्थिक रूप से। और इन संस्थाओं की स्थापना ब्रिटेन वुड्स में 1944 को हुई थी। आप इसे भी याद रखना कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की स्थापना 1944 में हो चुकी थी और इन्होंने औपचारिक रूप से कार्य करना 1947 में प्रारंभ किया था, ठीक है। हमारा प्रश्न 8 है, हेनरी फोर्ड कौन था? तो हेनरी फोर्ड कौन था हमें बताना है। हेनरी फोर्ड विश्व प्रसिद्ध फोर्ड कार का निर्माता था। जो फोर्ड कंपनी के पहले पहले पुराने टाइम में 20 साल पहले वो आते थे, ट्रैक्टर आते थे, तो उसी कंपनी का ऑनर था हेनरी फोर्ड। ये अमेरिका का एक व्यापारी था, ठीक है। तो पूछे कोई हेनरी फोर्ड कौन था, तो हेनरी फोर्ड विश्व प्रसिद्ध फोर्ड कार कंपनी का एक निर्माता था। हमारा प्रश्न 9 है, विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने औपचारिक रूप से कार्य करना कब शुरू किया? तो ये तो अभी मैंने बताया है ऊपर, विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने औपचारिक रूप से कार्य करना 1947 से प्रारंभ कर दिया था, ठीक है। हमारा प्रश्न 10 है, प्रथम विश्व युद्ध में केंद्रीय शक्तियों में कौन कौन से देश सम्मिलित थे? तो हमें बताना है कि जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उसमें केंद्रीय शक्ति में कौन कौन से देश सम्मिलित थे। तो इसका आंसर है, केंद्रीय शक्तियों में थे जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, ऑटोमन तुर्की, बुल्गारिया सम्मिलित थे। तो केंद्रीय शक्तियों में जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, ऑटोमन तुर्की व बुल्गारिया देश सम्मिलित थे। आप इसे जरूर याद रखना। हमारा प्रश्न 11 है, भारत से अनुबंधित श्रमिक के एक वंशज का नाम बताइए। जो भारत से ब्रिटिश अन्य देशों में मजदूर करने के लिए लोगों को ले जाते थे ना, तो बहुत से मजदूर अन्य देशों में ही रह जाते थे। ऐसे बहुत से देश हैं जो हमारे भारत के श्रमिक वहीं उन्हीं देशों में रह गए और वहीं पर उनके वंशज आज भी रहते हैं। तो उनका एक वंशज का नाम बताना है। तो देखो, एक नाम तो है साहित्यकार BS नोबल, जो नोबेल पुरस्कार विजेता हुए हैं, ठीक है। और दूसरे थे वेस्ट इंडीज के क्रिकेट खिलाड़ी शिव नरेन चंद्र पॉल। ऐसे कई उदाहरण आपको मिल जाएंगे जो भारतीय श्रमिकों के जो वंशज हैं वो थे, ठीक है। हमारा प्रश्न 12 है, वीटो अधिकार का आशय बताइए। तो देखो, सिंपली हम पहले इसका आंसर देखेंगे। वीटो का अधिकार प्राप्त देश वीटो अधिकार के सहारे किसी भी प्रस्ताव को असहमति व्यक्त करते हुए निरस्त करवा सकते हैं, ठीक है। पहले तो आपको बता दूं मैं, वीटो का अर्थ होता है निषेधाधिकार। हम किसी चीज को मना कर देते हैं, ठीक है। वीटो का शब्द करता है निषेधाधिकार, ठीक है, वीटो का अर्थ है। तो कुछ देशों को निषेधाधिकार अर्थात वीटो प्राप्त है। वे देश किसी भी प्रस्ताव को वीटो के जरिए असहमति व्यक्त कर सकते हैं और उस प्रस्ताव को निरस्त करवा सकते हैं। इसका यही आंसर है। UN में कुछ देशों को ये अधिकार, वीटो अधिकार 5 देशों को लोगों प्राप्त है। वे देश चाहे तो किसी भी विश्व के किसी भी प्रस्ताव को अपनी असहमति व्यक्त करके वीटो का प्रयोग करके उस प्रस्ताव को निरस्त करवा सकते हैं। उसे ही वीटो का अधिकार कहते हैं, ठीक है। आप इसके बारे में अधिक 11वीं क्लास में जानेंगे। अभी मैं कुछ ज़्यादा बताऊंगा नहीं, ठीक है, इसके बारे में। मुझे आशा है आप समझ गए होंगे और आप इस आंसर को भी लिख लेना। हमारा प्रश्न 13 है,
उदारीकरण का आशय बताइए। हमें उदारीकरण का आशय बताना है। उदारीकरण की ये परिभाषा है। इस व्यवस्था द्वारा लगाए गए प्रत्यक्ष अथवा भौतिक नियंत्रणों से अर्थव्यवस्था की मुक्ति को उदारीकरण के नाम से जाना जाता है। एक और बार बोल देता हूँ। इस व्यवस्था द्वारा, इस माने किसी भी व्यवस्था के द्वारा लगाए गए प्रत्यक्ष अथवा भौतिक नियंत्रणों से अर्थव्यवस्था की मुक्ति को उदारीकरण के नाम से जाना जाता है। ठीक है। हमारा प्रश्न 14 है, विनिमय दर किसे कहते हैं? तो इसका आंसर है, इस व्यवस्था के अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय मुद्राओं को परस्पर जोड़ा जाता है, उसे ही विनिमय दर कहते हैं। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा जैसे कि हमारी भारत की मुद्रा रुपए है और अमेरिका की जो मुद्रा है वो डॉलर है, तो उन मुद्राओं को आपस में परस्पर जोड़ लिया जाता है, उसे ही विनिमय दर कहते हैं। ठीक है। हमारा प्रश्न 15 है, कॉर्न लॉ क्या था? तो कॉर्न लॉ क्या था इसको देखेंगे। जो कानून ब्रिटेन की सरकार को मक्का का आयात करने से प्रतिबंधित करते थे, उन्हें प्राय कॉर्न लॉ के नाम से जाना जाता था। हमारा प्रश्न 16 है, बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या है? हमें बताने हैं कि बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या है। तो देखिए, एक साथ अनेक देशों में व्यवसाय करने वाली कंपनी को बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं। इसका अर्थ समझिए कि एक कोई कंपनी है, ठीक है, हमारे भारत की कोई कंपनी है, ठीक है, और वो कंपनी हमारे देश में भी व्यापार कर रही है और अन्य देशों में भी उसका व्यापार है। जैसे कि हमारे देश में कोई टाटा कंपनी है, आप मान लो कि है ही टाटा कंपनी हमारे देश में कार का निर्माण करती है, तो वह हमारे भारत में भी बेचती है कारों को और अन्य देशों में भी वो कार को बेचती है। तो भारत की जो बहुराष्ट्रीय कंपनी है वो टाटा कंपनी भी है। तो बहुराष्ट्रीय कंपनी इसे ही कहते हैं जो विभिन्न देशों में अपने व्यापार को फैलाती है या करती है, उसे बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं। ठीक है। तो हमारे क्वेश्चन सभी समाप्त हो चुके हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स के साथ जरूर साझा करें जिससे उनको भी इस वीडियो का फ़ायदा मिल सके। मिलेंगे हम एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।